हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम जो है NCERT साइंस क्लास 10th का चैप्टर 1 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। हमने प्रीवियस पार्ट में बात की थी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, कैसे इसे बनाते हैं, है ना। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, इक्वेशन जो है बैलेंस कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। आप सभी को पता है कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक रूटीन में रासायनिक अभिक्रियाओं का उपयोग होता है। जैसे आप देखिए, भोजन का पाचन होना, दूध का दही बनना, फलों का पकना, ठीक है। तो हम जो है अब ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये होते कितने प्रकार के हैं, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, है ना, इसमें क्या होता है, अणु जो होते हैं इनके बीच बंध बनना या फिर टूटना होता है, और इससे क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। अगर हम इजीली कहें तो इसमें जो है पुराने आबंध जो है वो टूटते हैं और नए आबंध बनते हैं। यानी कि अभिक्रिया जो है करने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के तो अभिक्रिया हो ही नहीं सकती, है ना। तो ऊर्जा जो है किसी भी रूप में दी जा सकती है, अब चाहे वो ऊष्मा के रूप में हो, या फिर प्रकाश के रूप में हो, या फिर विद्युत के रूप में हो, या फिर जो है अभिकर्मक के रूप में हो, है ना। तो इन अणुओं के बीच पर्याप्त संपर्क बनाने के लिए इन्हें हिलाकर यांत्रिक ऊर्जा में जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो परमाणुओं की जो है पुनर्स्थापना विविध प्रकार की हो सकती है। अब देखिए, कक्षा 9 में जो है हम ये देख चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, और ना तो कोई परमाणु जो है मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। यानी कि क्या, यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध टूटने और जुड़ने से नया पदार्थ बनता है ना। अच्छा, इसी वेग में जो है हम जो है पहले प्रकार की बात करेंगे। पहला प्रकार क्या है, संयोजन अभिक्रिया। मैं आपको बता दूं, संयोजन अभिक्रिया जैसे A+B=AB, यानी कि संयोग करने से बन रहा है ना। तो क्या हुआ, संयोजन अभिक्रिया में जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारकों से एकल, ध्यान रखेंगे, एकल उत्पाद का निर्माण होता है, इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। आइए थोड़ा सा जो है हम क्रियाकलाप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हमने लिया एक बीकर, ठीक है, बीकर लिया, इसमें हमने लिया क्या, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और क्या लिया हमने, जल लिया। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या, किसका निर्माण होता है, बुझे हुए चूने का। और बुझे हुए चूने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, CaOH का होल ट्वाइस। देखिए, CaO लिया, बिना बुझा हुआ चूना लिया हमने, और उसमें जो है वाटर ऐड किया, तो क्या बना, बुझा हुआ चूना। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। CaOH का होल ट्वाइस बना ना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, है ना, ठीक है। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। आइए इस बॉक्स की भी चीजें देख ले। अब देखिए, ऊपर की अभिक्रिया में जो निर्मित बुझा हुआ चूना विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है धीमी गति से अभिक्रिया करके क्या करता है, दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। और सफेदी करने के 2-3 दिन बाद ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, और इससे जो है दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात तो ये है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी क्या है, CaCO3। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है मिलेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर रिलीज होगा। और भी उदाहरण आप संयोजन अभिक्रिया के देख सकते हैं। कोयले का दहन, कार्बन में जो है ऑक्सीजन के साथ जो है वो दहन करेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और आप सभी को पता है कि कोई भी चीज़ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है, ठीक है, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस से के जो है कुछ भी चीज़ जलना नामुमकिन है। ऐसे ही देखिए,
हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जो है जल का निर्माण होता है। तो सरल शब्दों में हम ये देख लिए कि दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं और इसे कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। अच्छा, एक चीज और देखिए, क्रियाकलाप में हमने ये भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई। अब इससे क्या है, इस अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है इस अभिक्रिया से, और जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें कहा जाता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। और एक होता है ऊष्माक्षेपी, यानी कि ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, और ऊष्माशोषी में क्या होता है, ऊष्मा का प्रयोग होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए कुछ उदाहरण देखिए ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के। तो देखिए मीथेन CH4 + 2O2 ऑक्सीजन लिया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, वाटर रिलीज हुआ और एनर्जी भी रिलीज हुई, है ना। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? बिल्कुल, है ना। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के कैसे होगा, हम भोजन क्यों करते हैं, ताकि हमें एनर्जी मिले, है ना। कार्य करने की क्षमता बढ़े तो वो किससे बढ़ेगी, वो एनर्जी से ही बढ़ेगी। तो पाचन क्रिया के समय जो है खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे कि चावल हुआ, आलू हुआ, ब्रेड हुआ, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट टूटने से जो है क्या बनते हैं हमें, हमारे शरीर में ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो है हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा देते हैं। देखिए ग्लूकोज मिला, उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हुई, है ना। अब देखिए दूसरी चीज, साग सब्जी यानी कि वनस्पति द्रव का विघटन होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना, ये आपको ध्यान देना होगा। अब ये देखिए, ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली परखनली को गर्म करने और गंध सूंघने की सही विधि बताई गई है कि कैसे इसकी गंध को सूंघते हैं, डायरेक्ट नहीं सूंघते हैं ना। क्या आपने जो है, इसे मैं थोड़ा रब कर दूं, क्या आपने ध्यान दिया है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ? ये देखिए प्रयोग देखिए थोड़ा सा, ये एक शुष्क क्वथन नली लिया हमने, ठीक है, 2 ग्राम इसमें फेरस सल्फेट ऐड किया। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वथन नली को बर्नर स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसे कि गर्म किया जा रहा है इसमें, और गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए तो क्रिस्टल जो हरे रंग में परिवर्तित हुआ, यानी कि सल्फर के दहन से जो उत्पन्न जो विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। और देखिए फेरस सल्फेट को हमने ऊष्मा दी, यानी कि दहन किया यानी कि ऊष्मा दी, तो क्या किस में परिवर्तित हो गया, फेरिक ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड निकला और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकला। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, और इसे ही कहा जाता है क्या, वियोजन, या फिर जो है इसको कह लीजिए अपघटन अभिक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि ये जस्ट संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है, ध्यान रखेंगे। और इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक का उपयोग करके 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो गर्म करने पर आप सभी ने देखा कि फेरस सल्फेट जो है का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके बाद जो है फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है, और फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 और SO3 तो गैसें हैं ना। अब देखिए ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना भी एक वियोजन अभिक्रिया है। हम उदाहरण समझने का प्रयास कर रहे हैं गाइस, है ना। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर को ऊष्मा प्रदान की गई तो क्या निकला, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा आइए अब एक और क्रियाकलाप देखिए। हमने एक बर्नर लिया, बर्नर को जला दिया, एक क्वथन नली में हमने लेड नाइट्रेट लिया, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लिया, ठीक है, और इसे जो है चिमटे के माध्यम से पकड़ा, इसे गर्म करते हैं और अब हम देखते हैं कि क्या परिवर्तन हुआ। लेड नाइट्रेट लिया हमने, इसमें तापन किया तो ये किस में परिवर्तित हो गया, लेड ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज हुई। तो ये क्या है, ये भी वियोजन की अभिक्रिया है ना।
अब आइए क्रियाकलाप 1.7 देखते हैं। हमने एक प्लास्टिक का मग लिया, ठीक, इसकी तली में ध्यान रखेंगे, इसकी तली में 2 छिद्र करके रबड़ के डॉट लगा दिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है आपको, है ना। और इन इलेक्ट्रोडों को जो है 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया। अब मग में इतना पानी भरिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए और जल में जो है HCl यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, तनु सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें डालते हैं। जल से भरी 2 आशंकित जो है परख नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों पर उल्टा करके रख दीजिए। अब विद्युत धारा प्रवाहित करिए, थोड़ी देर के लिए उन्हें छोड़ दीजिए। दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे और ये बुलबुले जो है आशंकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं, है ना। आगे देखिए अगला क्रियाकलाप। चाइना डिश में 2 ग्राम हमने सिल्वर क्लोराइड लिया, ठीक है, सूर्य की प्रकाश की प्रेजेंस में। अब देखिए कि इसका कलर क्या हो गया, तो इसका कलर धूसर रंग का हो गया। देखिए सिल्वर क्लोराइड लिया सूर्य इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बना, सिल्वर अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया। इसी प्रकार अगर ब्रोमीन लेंगे तो जो है इस प्रकार ब्रोमीन अलग हो जाएगा और सिल्वर अलग हो जाएगा। तो ये जो है ये फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि फोटोग्राफी में जो है किसका प्रयोग होता है और कौन सी अभिक्रिया होती है, तो वियोजन की अभिक्रिया होती है और जो है AgBr का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये देख लिया कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जिस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब ये क्रियाकलाप करने के लिए बोला गया है, आप इस क्रियाकलाप को करिएगा। हम लगाते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन ये है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो इसमें पूछा गया है कि पदार्थ X का नाम और इसका सूत्र बताइए। तो देखिए पदार्थ X का नाम है बुझा हुआ चूना, जिसका फॉर्मूला क्या है CaO, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इसकी जल के साथ अभिक्रिया करिए। तो हमने जो है इसके साथ जो है जल की अभिक्रिया कर दी, तो क्या बना CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनके तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन ये है, पहले इसे रब कर देते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है और उस गैस का नाम बताइए। देखिए इसमें जो है ये कहा गया है कि हमें ये सबसे पहले पता है कि जल 2 भाग और हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन जो है मिलकर बनता है H2O, ठीक है। तो ऑक्सीजन परमाणुओं के 2:1 में संयोग से बना होता है और जल का जो वैद्युत अपघटन होता है, इसे करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें प्राप्त होती है और इसलिए कैथोड पर एकत्रित गैस हाइड्रोजन और एनोड पर एकत्रित गैस ऑक्सीजन की मात्रा दोगुनी होती है। तो बात अब हम करेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। देखिए विस्थापन अभिक्रिया के बारे में मोटा मोटी अगर मैं बता दूं आपको, तो देखिए जब किसी कम प्रतिक्रियाशील धातु सॉल्ट, ठीक है, और किसी अधिक प्रतिक्रियाशील धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, जो अधिक प्रतिक्रियाशील धातु होता है ना, वो कम प्रतिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है और इसे ही कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। आइए थोड़ा सा हम जो है क्रियाकलाप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए लोहे की हमने कील लिया हमने और उसे रेगमाल से रगड़कर साफ कर लिया, जैसे कि AB में चिन्हित है, ठीक है। अब दोनों कीलों को धागे से, देखिए धागे के माध्यम से बांध दिया गया है और परख नली B के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबो के रख दिया गया है, ठीक है। तुलना करने पर जो है एक कील को अलग रखिए। 20 मिनट पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। परख नली A और B में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता से तुलना कीजिए और कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की बाहर जो है तुलना करिए। आइए अब हम तुलना करते हैं। देखिए कील, ये बाहर रखी गई कील थी, लोहे की कील, और ये कॉपर सल्फेट के विलयन से जो है बाहर निकाली गई कील है, जो कि ब्राउन हो गई है। ध्यान रखेंगे, है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला मलिन क्यों पड़ गया।
तो एक रिएक्शन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। हमने लिया आयरन कॉपर सल्फेट, तो ये रिएक्ट किया तो क्या बना, आयरन सल्फेट जो है बना और कॉपर बना। आप सभी को पता है कि आयरन सल्फेट का रंग भूरा होता है, कॉपर का रंग नीला होता है। तो इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को जो है कॉपर के विलयन में से जो है विस्थापित कर दिया, यानी कि हटा दिया, और इस अभिक्रिया को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। अब इसी प्रकार और उदाहरण भी देख सकते हैं। जिंक लिया, कॉपर सल्फेट लिया, मिलाया इसे तो क्या बना, जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो गया, है ना। लेड लिया, कॉपर क्लोराइड लिया हमने, ठीक है, तो इससे लेड क्लोराइड बना और कॉपर अलग हो गया। इसी प्रकार जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक जो है क्रियाशील तत्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना होगा। और वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। अच्छा, यहीं पे अगर मैं बात करूं द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है हम दो धातु, ठीक है, दो धातु अलग अलग सॉल्ट आपस में प्रतिक्रिया करते हैं और एक धातु दूसरी धातु को विस्थापित करके नया सॉल्ट का निर्माण करती है। अब जैसे देखिए, हम जो है बेरियम क्लोराइड के विलयन लिए हैं और इसमें जो है सोडियम सल्फेट के विलयन को जो है थोड़ा सा मिला रहे हैं, है ना। तो क्या बनेगा, आइए रिएक्ट करते हैं। सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, तो क्या बना, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यानी कि हम ये देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है, यानी कि घुलनशील नहीं है, और इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहा जाता है, और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण कहते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, देखिए आप सभी को पता है कि Ba में प्लस चार्ज और SO4 में जो है माइनस चार्ज 2 का होता है, और इस अभिक्रिया से BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो कि विलयन में ही रहता है, और वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। आइए अब बात करते हैं उपचयन और अपचयन के बारे में। तो मोटे तौर पे अगर आप उपचयन को देखेंगे तो उपचयन देखिए क्या होता है, इसमें जो अभिक्रिया होती है ना, इसके समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास, ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन में कमी, ठीक है, और ऑक्सीजन में वृद्धि हो तो उसे कहते हैं उपचयन। यानी कि ये जो है ऑक्सीडेशन जो है रिएक्शन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं अपचयन की बात करूँ तो ये क्या होता है, इस जस्ट उल्टा, इसमें ऑक्सीजन कम हाइड्रोजन ज़्यादा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन कम होती है, हाइड्रोजन का योग होता है यानी बढ़ती है, तो उसे कहते हैं अपचयन। आइए अब जो है हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चाइना डिश लिया, इसमें हमने कॉपर का चूर्ण लिया, ठीक है, उसे गर्म किया, हमने क्या देखा, कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में उपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है, ध्यान रखेंगे। देखिए कॉपर लिया हमने, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो क्या बना, CuO, और यदि इस गर्म को के ऊपर जो है हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दी जाए, ठीक है, तो काली परत भूरे रंग की हो जाती है। क्यों, क्योंकि इस स्थिति के विपरीत अभिक्रिया जो है संपन्न होती है। देखिए CuO और हाइड्रोजन तापन किया तो Cu प्लस वाटर रिलीज हुआ, और अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो जो है उसका उपचयन होता है, और जब हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो अपचयन होता है। आप सभी को बता दिया मैंने, है ना। अब देखिए इसी प्रकार हम अपचयन उपचयन की जो अभिक्रिया होती है उसे कहते हैं रेडॉक्स। क्या कहते हैं, रेडॉक्स, ठीक है। यानी कि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित हो रहा हो और दूसरा अभिकारक अपचयित हो रहा हो तो इसे कहते हैं रेडॉक्स। ये देखिए कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन, तापन किया, जलाया उसे, और कॉपर रिलीज हुआ और जो है वाटर रिलीज हुआ, तो CuO का Cu में अपचयन हुआ, हाइड्रोजन का H2O में उपचयन हुआ। इसी प्रकार और रेडॉक्स रिएक्शन देखिए, जिंक ऑक्साइड लिया, जिंक ऑक्साइड और कॉपर को मिलाया तो क्या रिलीज हुआ, जिंक कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है।
तो कार्बन जो है उपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक बनता है। ठीक है, ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम ये टोटली कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ठीक है, और हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि हाइड्रोजन की कमी हो। और पदार्थ का अपचयन कब होता है? जब ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो। ठीक है, अगले पार्ट में हम बात करेंगे क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है। तो प्रभावों को देखने के लिए आपको देखना होगा अगला पार्ट। बने रहिए मेरे साथ। आप जो है रासायनिक अभिक्रिया को आज पढ़ लीजिए, प्रीवियस वीडियो ना देखा हो तो जरूर देख ले, क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल है एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी चीज़ों के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।